नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। असम में औपचारिक रूप से शुरू हुआ नेशनल वाटरवे 57। कपिली नदी में स्थित है वाटरवे। कपिली सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है भारत। दुनिया के कुल मछली उत्पादन में लगभग 8% हिस्सेदारी भारत की। पहले स्थान पर है चीन। और रूस ने आईएनएफ संधि से हटने का लिया फैसला। 1987 की आईएनएफ संधि में 500 से 5500 किलोमीटर की मिसाइलें हटाने पर थी सहमति। अमेरिका के सैन्य कदमों की वजह से लिया गया फैसला। आइए शुरू करें। क्या आप जानते हैं भारत मछली उत्पादन में दुनिया में दूसरे स्थान पर है और भारत दुनिया के कुल मछली उत्पादन में लगभग 8% की हिस्सेदारी रखता है। जी हां, हालांकि भारत के ऊपर सिर्फ चीन का नंबर आता है। चलिए समझते हैं देश के फिशरीज सेक्टर को। देखिए, देश में फिशरीज सेक्टर दो हिस्सों में बटा है। यह है इनलैंड और मरीन। भारतीय संविधान में फिशरीज को स्टेट लिस्ट में रखा गया है, यानी इसका ज्यादातर नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है। हालांकि केंद्र सरकार भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद करती है ताकि इस सेक्टर का विकास हो सके। इनलैंड फिशरीज का संचालन लगभग पूरी तरह से राज्य सरकारें ही करती हैं, जबकि मरीन फिशरीज की जिम्मेदारी केंद्र और तटीय राज्य सरकारों के बीच साझा होती है। खास बात यह है कि भारत में कुल मछली उत्पादन का लगभग 75% हिस्सा इनलैंड सेक्टर से आता है, जो नदियों, तालाबों, झीलों और कृत्रिम जलाशयों से मछली पकड़ने से जुड़ा है। अब यह भी समझते हैं कि इस सेक्टर का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। देखिए, फिशरीज का योगदान देश की कुल राष्ट्रीय जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड में करीब 1.12% है और कृषि जीवीए में इसका हिस्सा लगभग 7.26% है। इस सेक्टर में सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 3 करोड़ लोग जुड़े हैं, जिनका काम सिर्फ मछली पकड़ना नहीं बल्कि प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग तक फैला है। सरकार भी इसकी अहमियत को समझती है। इसी वजह से केंद्रीय बजट 2025-26 में इस सेक्टर के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन किया गया। इसके अलावा भारत में फिशरीज सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई अहम पहलें की गई। इनमें सबसे बड़ी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो मछली उत्पादन को बढ़ाने, मछुआरों की आय को सुधारने और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर केंद्रित है। इसी के तहत विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना भी चलाई जा रही है, जो सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है और सीधे केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसके अलावा पीएमएमएसवाई के तहत एक्वाकल्चर पार्क भी स्थापित किए गए हैं, जहां मछली पालन को वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों से बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि इससे पहले ब्लू रिवॉल्यूशन स्कीम और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF जैसी योजनाएं भी शुरू की गई थीं, जिनका मकसद समुद्री और मीठे पानी की मछली पालन क्षमता को बढ़ाना और उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। नीति निर्माण को और सटीक बनाने के लिए 5वां मरीन फिशरीज जनगणना की गई, जिससे मछुआरा समुदाय, उत्पादन पैटर्न और संसाधनों पर सही डेटा मिल सके। साथ ही भारत ने IUU फिशिंग यानी इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग रोकने के लिए कदम उठाए। इस दिशा में भारत ने रीजनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन IUU फिशिंग को अपनाया है, जिसके तहत श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के साथ मिलकर बे ऑफ बंगाल रीजन में अवैध, बिना रिपोर्ट और बिना अनुमति वाली मछली पकड़ने की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी, उन्हें रोका जाएगा। यह सहयोग न केवल समुद्री संसाधनों की सुरक्षा करेगा, बल्कि मछुआरा समुदाय की आजीविका को सुरक्षित बनाएगा। असम में नदी आधारित व्यापार और ढुलाई को नई रफ्तार देने के लिए हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया गया। दरअसल कौपिली नदी में स्थित नेशनल वाटरवे 57 को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया गया है। इसके शुरू होने से जलमार्ग से सामान लाने ले जाने में आसानी होगी और आसपास के इलाकों का व्यापार तेजी से बढ़ेगा। देखिए, कौपिली नदी ब्रह्मपुत्र की एक अहम सहायक नदी है, जो बाईं ओर से इसमें मिलती है और इसका उद्गम नॉर्थ कछार हिल्स जिले के सैपोंग रिजर्व फॉरेस्ट में बोरेल पहाड़ियों से 1525 मीटर की ऊंचाई पर होता है। यह नदी कुल 256 किलोमीटर लंबी है। इनमें से 78 किलोमीटर मेघालय और असम की सीमा पर बहती है, जबकि बाकी के 178 किलोमीटर पूरी तरह असम के अंदर से गुजरती है। यह मेघालय और असम दोनों राज्यों से होकर बहती है और असम में ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी दक्षिणी तरफ की सहायक नदी मानी जाती है। खास बात यह है कि इसके किनारे बसे इलाकों में खेती प्रमुख रूप से की जाती है। खास करके कामरूप जिले और आसपास के क्षेत्रों में विंटर राइस, समर राइस, रेपसीड,
गेहूं, सरसों, ऑटम राइस जैसी 6 मुख्य फसलें उगती हैं। यह नदी न सिर्फ खेती को सहारा देती है बल्कि व्यापार का भी अहम साधन है। अब जलमार्ग का दर्जा मिलने के बाद इसके आर्थिक और परिवहन से जुड़े फायदे और भी बढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देते हैं, असम में अब 4 नेशनल वाटरवे फंक्शनल हो चुके हैं। ये हैं NW2 ब्रह्मपुत्र पर, NW16 बराक पर, NW31 धसीरी पर और अब NW57 कोपली नदी पर। चलिए ये भी जानते हैं कि भारत के प्रमुख वाटरवे कौन कौन से हैं। सबसे प्रमुख है नेशनल वाटरवे 1 जो गंगा नदी पर बनाया गया है और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज से लेकर पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर लंबा है। दूसरा है नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम के धुबरी से लेकर सादिया तक लगभग 891 किलोमीटर तक फैला है। नेशनल वाटरवे 3 केरल में वेस्ट कोस्ट कैनाल, उडिम्बाना और चंपाकरा नहर को जोड़ता है जिसकी लंबाई करीब 205 किलोमीटर है। इसके अलावा नेशनल वाटरवे 4 आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ जुड़ा है, जबकि नेशनल वाटरवे 5 ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ब्राह्मणी नदी, ईस्ट कोस्ट कैनाल और माही नदी को जोड़ता है। हाल ही में चिनार बुक फेस्टिवल में पहली बार शारदा लिपि की प्रदर्शनी लगाई गई। आइए शारदा लिपि के बारे में बात कर लें। देखिए, शारदा लिपि भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण लिपि है जिसका उद्गम कश्मीर में माना जाता है। यह लिपि ब्राह्मी लिपि परिवार का हिस्सा है और मुख्य रूप से संस्कृत लिखने के लिए प्रयोग की जाती थी। इसका विकास लगभग 8वीं से 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है, जब कश्मीर शैववाद, बौद्ध धर्म और विद्या का एक बड़ा केंद्र था। उस समय कश्मीर में शारदा पीठ नाम से विद्या और शिक्षा का प्रमुख स्थान था और शायद यही वजह है कि इस लिपि का नाम शारदा पड़ा। यह लिपि सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं रही बल्कि हिमाचल, पंजाब तक तो फैली ही। इसके अलावा इसके प्रमाण निशान अफगानिस्तान में भी मिले हैं, जैसे गार्डेज में गणेश की मूर्ति पर और काबुल के पास उमा महेश्वर की प्रतिमा पर। सोचिए उस दौर में ज्ञान और संस्कृति की पहुंच कितनी दूर दूर तक थी। हालांकि समय के साथ 14वीं 15वीं शताब्दी के बाद कश्मीर में फारसी के प्रभाव और फिर देवनागरी के आने से शारदा लिपि का इस्तेमाल धीरे धीरे घटने लगा और शारदा लिपि धीरे धीरे गायब होने लगी। आज इसकी कुछ ही पांडुलिपियां बची हैं। आज शारदा लिपि का महत्व केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में नहीं है बल्कि यह कश्मीरी पहचान और विरासत का भी अहम प्रतीक है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। इधर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी वर्सेस लोधी प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड मामले में बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड PCB भी पर्यावरण मुआवजा लगा सकते हैं, सिर्फ अदालतें ही नहीं। यह अधिकार उन्हें वाटर एक्ट 1974 की धारा 33A और एयर एक्ट 1981 की धारा 31A से मिलता है। लेकिन ये मुआवजा हर उल्लंघन पर नहीं लगेगा, बल्कि तब लगेगा जब सच में पर्यावरण को नुकसान हुआ हो। कोर्ट ने पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल दोहराया, यानी जिसने प्रदूषण किया वही नुकसान की भरपाई करेगा। पहले भी इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में ये बात कही गई थी। PCB ये तय कर सकते हैं कि जुर्माना लगाना है, नुकसान की तुरंत मरम्मत करवानी है, भरपाई करवानी है या दोनों करना है। साथ ही वे नुकसान होने से पहले रोकथाम के कदम भी उठा सकते हैं। एक बात समझिए कि भारत में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 लेवल पर काम करते हैं। एक है केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB और दूसरा है राज्य स्तर पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स SPCBs।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक संस्था है, जिसे जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत स्थापित किया गया था। बाद में इसे वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत भी अधिकार दिए गए। इसका मुख्य काम देश भर में हवा और पानी के प्रदूषण को रोकना, निगरानी करना और इसके नियंत्रण के उपाय सुझाना है। ये केंद्र सरकार को पर्यावरण से जुड़ी नीतियों और कदमों पर सलाह भी देता है। वहीं राज्य पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को भी इन्हीं कानूनों के तहत गठित किया गया है, ताकि वे अपने अपने राज्यों में पर्यावरण कानूनों और नियमों को लागू कर सकें। राज्य बोर्ड सीपीसीबी के साथ मिलकर प्रदूषण की जांच, निगरानी, उद्योगों के लिए मानक तय करना और प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई करना जैसे काम करते हैं। इस तरह सीपीसीबी और एसपीसीबीज मिलकर देश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की रीढ़ माने जाते हैं। रूस ने हाल में अमेरिका के कुछ सैन्य कदमों को वजह बताते हुए कड़ा रुख अपनाया। रूस ने अब 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF संधि से अपना हाथ पूरी तरह खींच लिया है। यह संधि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 500 से 5500 किलोमीटर तक मार करने वाली जमीनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें नष्ट की जाएंगी। रूस के इस संधि से हटने के कई कारण हैं। इनमें सबसे अहम है अमेरिका का 2 न्यूक्लियर सबमरीन को रूस के तटों के पास तैनात करना और फिलीपींस में टाइफून मिसाइल सिस्टम की तैनाती करना। यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब पहले से ही परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए बने समझौते कमजोर हो चुके हैं। देखिए, न्यूक्लियर हथियारों के प्रसार और इस्तेमाल को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई अहम समझौते हुए हैं। सबसे पहला और व्यापक समझौता है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि NPT, जो 1970 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य है कि न्यूक्लियर हथियारों और तकनीक का फैलाव रोका जाए, साथ ही परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाया जाए और न्यूक्लियर हथियार खत्म करने की दिशा में काम हो सके। इसके बाद 2002 में स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शंस ट्रीटी SORT नाम का एक द्विपक्षीय समझौता अमेरिका और रूस के बीच हुआ, जिसमें रणनीतिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या सीमित करने की बात की गई। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 2010 में एक और समझौता हुआ, जिसे न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी न्यू स्टार्ट कहा गया। इसमें अमेरिका और रूस ने रणनीतिक हथियारों की संख्या और उनके लॉन्च प्लेटफॉर्म को सीमित करने पर सहमति जताई। इसके बाद 2017 में संयुक्त राष्ट्र के तहत एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स TPNW कहा जाता है। इस संधि में जो देश शामिल हुए, उन्होंने किसी भी न्यूक्लियर हथियार गतिविधियों में हिस्सा न लेने की प्रतिबद्धता जताई। मतलब न न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे, न रखेंगे और न यूज करेंगे। हालांकि कई परमाणु ताकतों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं भी किए हैं। आपको यह भी बता दें कि 1987 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ INF ट्रीटी पहला बड़ा समझौता था, जिसने न सिर्फ परमाणु हथियारों की संख्या घटाई, बल्कि पूरे हथियार वर्ग को खत्म किया और ऑन साइट निरीक्षण की व्यवस्था की। लेकिन 2019 में अमेरिका के बाहर निकलने के बाद यह संधि लगभग खत्म हो गई थी। इसके टूटने से परमाणु हथियार नियंत्रण ढांचा कमजोर हो गया है, भरोसा घटा है और संभव है भविष्य में निरस्त्रीकरण की कोशिशें और मुश्किल हो जाएंगी। बड़े देश अब अपने परमाणु कार्यक्रमों को और आधुनिक बना रहे हैं, जबकि कई गैर परमाणु देश भी अपने वादों पर दोबारा सोच रहे हैं, जिससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ रही है। यह स्थिति कोल्ड वॉर जैसे माहौल की वापसी का डर पैदा कर रही है। भारत अब न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी से लड़ने के लिए बायोफोर्टिफाइड आलू को बढ़ावा देने जा रहा है। देखिए, बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे फसलों में विटामिन और मिनरल्स की मात्रा बढ़ाई जाती है, ताकि लोगों को रोजमर्रा के खाने से ही बेहतर पोषण मिल जाए। बायोफोर्टिफाइड आलूओं को खास तौर पर आयरन की मात्रा ज्यादा रखने के लिए तैयार किया गया है, ताकि लोगों में आयरन की कमी और हिडन हंगर, छुपी हुई भूख को कम किया जा सके। इन्हें स्वाद या पैदावार बदले बिना पारंपरिक ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी से विकसित किया गया है। यह काम पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर CIP में ऑलरेडी किया जा चुका है। अब भारत में भी इसे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इससे पहले भारत के कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विटामिन A से भरपूर शकरकंद पहले ही किसानों तक पहुंच चुके हैं। अब फोकस आयरन से भरपूर आलू पर है, जिसके बीज ICAR के सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट CPRI शिमला को भेजे गए हैं। पेरू में इस आलू की एक वैरायटी पहले ही रिलीज हो चुकी है और अब उसे भारतीय जलवायु के हिसाब से टेस्ट किया जा रहा है। CIP अब उत्तर प्रदेश के आगरा में अपना दक्षिण एशिया केंद्र खोल रहा है, क्योंकि गंगा के मैदान दुनिया के सबसे बड़े आलू उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और बीज वितरण को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि भारत में ICAR पहले ही 61 फसलों की बायोफोर्टिफाइड वेराइटीज रिलीज कर चुका है, जिनमें 34
फील्ड क्रॉप्स जैसे अनाज, दालें, तिलहन और 27 हॉर्टिकल्चर फसलें जैसे सब्जियां, कंद, औषधीय पौधे इत्यादि शामिल हैं। उदाहरण के लिए ड्यूरम गेहूं, जिसमें जिंक, आयरन और प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है। इसी तरह CR धान 416 चावल आयरन से भरपूर है और खारे पानी में भी उगाया जा सकता है। वहीं धन शक्ति बाजरा आयरन की अच्छी मात्रा देता है और कुपोषण से लड़ने में उपयोगी है। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी BDA के कुछ मामलों में खुद से यानी सुओ मोटो एक बहुत गंभीर बात पर ध्यान दिया। यह मामला है कोल्यूसिव लिटिगेशन का, यानी मिली भगत वाला मुकदमा। आइए समझते हैं ये क्या है। देखिए, कोल्यूसिव लिटिगेशन ऐसा मामला होता है जहां दोनों पक्ष आपस में सच में लड़ नहीं रहे होते, बल्कि वे मिलकर कोर्ट को दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि कोई झगड़ा है, ताकि उन्हें मनचाहा फैसला मिल जाए। मतलब मामला दिखता है जैसे झगड़ा है, लेकिन असल में दोनों पक्ष एक ही मकसद के लिए मिलकर काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई कानून रद्द करवाना या किसी जमीन पर कब्जा पक्का करवाना। इस तरह की मिली भगत बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि ये न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। इससे कोर्ट को लगता है कि असली विवाद है, लेकिन हकीकत में कोर्ट को गलत जानकारी देकर कानून को मोड़ा जा रहा होता है। कई बार लोग इसे इस्तेमाल करके संसद या सरकार की प्रक्रिया को भी धोखा देना चाहते हैं, यानी जो काम सीधे कानून से नहीं हो सकता उसे कोर्ट से करवाने की कोशिश करते हैं। सीधी सी बात है, जब सामने असली झगड़ा ही ना हो तब कोर्ट ठीक से सुनवाई कैसे कर पाएगा। एक बात यह भी समझिए कि भारत में अगर किसी को लगता है कि कोर्ट का कोई फैसला मिलीभगत से हुआ है और वो उस केस का हिस्सा नहीं था, तो वह उस फैसले को चुनौती दे सकता है, बशर्ते वह साबित कर दे कि धोखा या फरेब हुआ हो। हाईकोर्ट को भी यह अधिकार है कि वह ऐसे मामलों में आर्टिकल 227 के तहत दखल दे, लेकिन जो लोग खुद इस धोखाधड़ी का हिस्सा थे वे बाद में कोर्ट से नहीं कह सकते कि फैसला गलत था। अदालतों ने भी ये कहा है कि अगर कोई व्यक्ति राहत की मांग करता है तो कोर्ट ये भी देख सकता है कि कहीं फैसला मिलीभगत से तो नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कोर्ट उसे खुद ही रद्द भी कर सकता है, भले ही याचिकाकर्ता ने ये बात साफ तौर पर न कही हो। साफ शब्दों में कहें तो कोल्यूसिव लिटिगेशन मतलब ऐसा झूठा केस जिसमें दोनों पक्ष आपस में मिलकर कोर्ट को गुमराह करते हैं ताकि अपना कोई निजी फायदा हो सके। सुप्रीम कोर्ट अब ऐसे मामलों को गंभीरता से ले रहा है ताकि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो और आम लोगों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहे। हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया, जो भारत का ऐसा पहला टूल है जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटीज इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कितना काम कर रहे हैं। इस इंडेक्स का मकसद है कि हर राज्य की तैयारी, उपलब्धि और कमी को एक साफ और समान तरीके से मापा जा सके। यह इंडेक्स कुल 100 अंकों में राज्यों को 3 प्रमुख हिस्सों के आधार पर रैंक करता है। पहला, ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्रेस यानी EV की मांग और इस्तेमाल कितना बढ़ रहा है। दूसरा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस यानी चार्जिंग स्टेशंस वगैरह कितने तैयार हुए हैं। और तीसरा, EV रिसर्च एंड इनोवेशन स्टेटस यानी राज्यों में EV से जुड़ी रिसर्च, तकनीक और इनोवेशन पर कितना काम हो रहा है। इस टूल से नीति आयोग ये जान पाएगा कि कौन से राज्य अच्छा काम कर रहे हैं, कहां सुधार की जरूरत है। इससे राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और एक दूसरे से सीख भी सकेंगे। इस इंडेक्स का बड़ा मकसद है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर राज्यों की योजनाएं केंद्र सरकार के लक्ष्यों से मेल खाएं और स्थानीय जरूरतें भी पूरी हों। कुल मिलाकर यह इंडेक्स भारत के इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में साफ, तुलनात्मक और सुधार उन्मुख
दृष्टिकोण लाने की कोशिश है, जिससे भारत की ईवी नीति जमीन पर सही तरह से लागू हो सके। हाल ही में इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA की 30वीं बैठक हुई और ये कोई आम बैठक नहीं थी। इसका वक्त भी खास था क्योंकि इस संगठन की स्थापना को पूरे 30 साल हो चुके हैं। ये वही ISA है जो समुद्र के उस हिस्से को देखता है जो किसी एक देश की सीमा में नहीं आता, यानी पूरी दुनिया के लिए साझी संपत्ति मानी जाती है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। एक तो कॉमन हेरिटेज फंड बनाने की दिशा में काम बढ़ा, जिससे समुद्र के नीचे मौजूद खनिज संपदा से होने वाले फायदे सभी देशों में बराबरी में बांटे जा सके और जरूरतमंद देशों की मदद की जा सके। इसके अलावा एक इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन भी शुरू किया गया जो ये देखेगा कि समंदर के नीचे खनन करने से अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है और नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। और हाँ, एक और बड़ी घोषणा, अब हर साल 1 नवंबर को इंटरनेशनल डीप सी बेड डे मनाया जाएगा ताकि इस विषय पर दुनिया भर में जागरूकता फैले। देखिए, ISA का मुख्य काम यही है कि समुद्र की गहराई में होने वाली गतिविधियां नियम के दायरे में रहें और प्रकृति को नुकसान न करें। इसका हेडक्वार्टर किंगस्टन, जमैका में है और इसके 170 सदस्य देश हैं, यानी 169 देश और यूरोपियन यूनियन। दरअसल ऐसा है कि जो देश अंक्लॉस का हिस्सा हैं वही ISA के भी सदस्य होते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के प्रमुख कार्यों की। ISA ने हाल के समय में समुद्र की गहराइयों को लेकर कई अहम पहलें शुरू की हैं। यह सिर्फ खनन या संसाधन तक सीमित नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रिसर्च, पारदर्शिता और पर्यावरण सुरक्षा से भी जुड़ी है। सबसे पहले बात करते हैं डीप सी बायो बैंक इनिशिएटिव DBI 2025 की। इसका मकसद है कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले जीवों के सैंपल, उनके जेनेटिक डेटा तक बेहतर पहुंच मिल जाए, वो भी उस हिस्से से जो किसी देश की सीमा में नहीं आता। इसके तहत एक वैश्विक बायो बैंक यानी जैविक सैंपल्स का भंडार बनाया जाएगा, जहां रिसर्च और प्रशिक्षण के लिए सामग्री उपलब्ध रहेगी। इससे समुद्री जीवन को समझने में काफी मदद मिलेगी, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अब तक इंसान की पहुंच बहुत कम रही है। दूसरी पहल है एरिया 2030, जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र का हाई रेजोल्यूशन नक्शा बनाना, यानी समुद्र के नीचे के इलाके की ऐसी मैपिंग करना जिससे उसकी बनावट, संरचना और संसाधनों की पूरी जानकारी साफ साफ मिले। ये काम 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल खनन की पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पर्यावरणीय जोखिमों का पूर्वानुमान भी लगाया जा सकेगा। तीसरी और बेहद जरूरी पहल है सस्टेनेबल सी बेड नॉलेज इनिशिएटिव SSKI। इसका मकसद यह है कि गहरे समुद्र के बारे में वैज्ञानिक जानकारी का दायरा और गहराई दोनों बढ़ाई जाए, ताकि जब भी कोई आर्थिक गतिविधि जैसे खनन की जाए तो वो पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर हो, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा सके। यानी इस पहल से डीप सी क्षेत्र की सुरक्षा और मैनेजमेंट को और मजबूती मिलेगी। इन सभी पहलों से साफ है कि ISA अब केवल समुद्र की संपत्ति को बांटने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आने वाले समय में विज्ञान, संरक्षण और ग्लोबल साझेदारी को लेकर एक मजबूत मंच बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। UPSC की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने IAS सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है UPSC लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और CSET का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। UPSC 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। भारत की स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस अब अपना पहला कमर्शियल सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है लीप 1। यह मिशन इसलिए खास है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग काम करने वाले आधुनिक पेलोड्स भेजे जा रहे हैं। लीप 1 मिशन में 2 मुख्य पेलोड हैं। पहला है नेक्सस 1, जो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एडवांस्ड AI लगा है। यह सैटेलाइट स्पेस में ही डेटा प्रोसेस करता है और रियल टाइम में चीजों को समझकर तुरंत नतीजे दे सकता है।
इसकी खास बात यह है कि यह खुद से लगातार सीखता रहता है। जैसे अगर आग लगी हो तो यह तुरंत उसका पता लगा सकता है। दूसरा पेलोड है एस्पर सैटेलाइट्स का OTR-2 मिशन, जिसमें एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर लगा है। यह कैमरा जैसी चीज होती है जो धरती की सतह की बहुत बारीक और रंगों के हिसाब से डिटेल्ड तस्वीरें लेती है। इससे कृषि, खनन, पर्यावरण और आपदा जैसे क्षेत्रों में बहुत मदद मिल सकती है। ये मिशन ध्रुव स्पेस ने ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियों अकोला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स के साथ मिलकर तैयार किया है। इसमें जो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म इस्तेमाल हुआ है वो पूरी तरह से भारत में बना है और इसका परीक्षण जनवरी 2024 में इसरो के PSLV C-58 मिशन में सफलतापूर्वक किया गया था। देखिए, प्राइवेट कंपनियों को खुले तौर पर स्पेस सेक्टर में प्रवेश करने का मौका 2020 में मिला था, जब भारत सरकार ने स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की घोषणा की थी। इसके पहले यह क्षेत्र पूरी तरह से इसरो के अधीन था, लेकिन अब स्काई रूट एरोस्पेस जैसी कंपनियां अपने रॉकेट्स लॉन्च कर रही हैं और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप्स कमर्शियल सैटेलाइट भेज रहे हैं। भारत में प्राइवेट कंपनियों द्वारा सैटेलाइट लॉन्च करने की प्रक्रिया की देखरेख एक स्वतंत्र संस्था करती है। इसका नाम है IN-SPACE, यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। यह संस्था भी 2020 में भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी ताकि निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में सैटेलाइट बनाना, लॉन्च करना और ग्राउंड स्टेशन ऑपरेट करना जैसे काम कर सके। IN-SPACE यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्राइवेट गतिविधि से देश की सुरक्षा या इसरो की रणनीति को कोई खतरा ना हो। जहां तक कानून की बात है, भारत में अब तक कोई फुल्ली पास्ड स्पेस एक्ट नहीं है, लेकिन 2017 में एक ड्राफ्ट कानून बनाया गया था जिसे स्पेस एक्टिविटीज बिल कहा जाता है। इस बिल का मकसद है प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस देना, स्पेस गतिविधियों की जिम्मेदारी तय करना और भारत के अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का पालन सुनिश्चित करना। हालांकि यह बिल अभी संसद में पास नहीं हुआ है, लेकिन तब तक IN-SPACE के जरिए ही सब कुछ रेगुलेट किया जा रहा है। अमेरिका अब चंद्रमा पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की तैयारी में है और ये योजना अब सीरियस लेवल पर पहुंच चुकी है। देखिए, ट्रंप प्रशासन ने कई स्पेस मिशनों पर खर्च को कम कर दिया है, लेकिन मानव मिशन और चंद्रमा या मंगल जैसे अभियानों पर खास ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में नासा को 2030 तक एक 100 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने का टारगेट दिया गया है। ये रिएक्टर चंद्रमा पर मानवों के लिए एनर्जी का स्थायी स्रोत बन सकता है, जिससे वहां रहने, काम करने और आगे मंगल के लिए मिशन चलाने में मदद मिलेगी। नासा पहले भी एक छोटे 40 किलोवाट रिएक्टर पर रिसर्च कर चुका है। अमेरिका द्वारा 2030 तक समय सीमा तय करने के पीछे भी कई कारण बताए जा रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि चीन और रूस मिलकर 2035 तक चंद्रमा पर एक ऑटोमेटेड न्यूक्लियर पावर स्टेशन बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं। इस स्पेस रेस में पीछे न रह जाए, इसके लिए अमेरिका 2030 को ही लॉन्च का टारगेट बना रहा है ताकि चीन से पहले चंद्रमा पर बेस बनाया जा सके। इसके अलावा अमेरिका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS की जगह एक नया स्टेशन भी 2030 तक लॉन्च करना चाहता है, क्योंकि पुराना ISS अब 2030 से पहले रिटायर हो सकता है। इस काम के लिए 2 प्राइवेट कंपनियों को 6 महीने के भीतर चुना जाएगा। एक दिलचस्प और रणनीतिक बात यह भी है कि जो देश सबसे पहले चंद्रमा पर रिएक्टर बना लेगा, वो वहां एक कीप आउट जोन घोषित कर सकता है, यानी वो बाकी देशों को उस इलाके में काम करने से रोक सकता है। इसलिए यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक दौड़ भी है। अब बात करते हैं कि भारत कहां स्टैंड करता है। देखिए, भारत अभी चांद पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने की रेस में अमेरिका या चीन जितना आगे नहीं है, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल स्पष्ट है। इसरो ने चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफल लैंडिंग के बाद यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ स्पेस मिशन का हिस्सा नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। भारत का फोकस फिलहाल वैज्ञानिक अध्ययन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मानव मिशन की तैयारी पर है, जैसे कि गगनयान प्रोजेक्ट। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी काम कर रहा है, जैसे नासा इसरो का निसार मिशन, जो पृथ्वी के पर्यावरण और सतह की निगरानी के लिए है। हालांकि भारत ने चांद पर न्यूक्लियर पावर स्टेशन जैसी योजना की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसरो भविष्य की ऐसी जरूरतों के लिए टेक्नोलॉजी और पॉलिसी तैयार कर रहा है। भारत की ताकत यह है कि वो कम लागत में बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करता है, और जब इंसानों को चांद या मंगल पर भेजने की बात आएगी, तो वहां ऊर्जा की जरूरत के लिए भारत को भी न्यूक्लियर विकल्पों की ओर देखना पड़ेगा। अभी भारत इस रेस में थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन तैयारियों में कोई कमी नहीं है। हाल ही में उत्तरकाशी जिले के धाराली गांव में फ्लैश फ्लड और मड स्लाइड्स ने कम से कम 4 लोगों की जान ले ली और कई इमारतें, दुकानें और होटल क्षतिग्रस्त हो गए। अब आप सोचेंगे, क्या बादल फटा था? नहीं, क्लाउड बर्स्ट का तो एक सटीक पैमाना होता है। यह है एक घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश।
लेकिन आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक उस दिन तो उत्तरकाशी में सिर्फ 2.7 mm बारिश ही दर्ज हुई थी। देखिए, उत्तरकाशी की भौगोलिक बनावट यानी टोपोग्राफी इस तबाही की एक बड़ी वजह है। दरअसल यह क्षेत्र ऊंचाई पर बसा है, जहां 800 मीटर से लेकर 6900 मीटर तक की ऊंचाइयों वाले ग्लेशियर, संकरी घाटियां और गहरी खाइयां मौजूद हैं। बारिश का पानी ढलान की वजह से तेजी से नीचे आता है और रास्ते में मिट्टी, पत्थर और मलबा साथ लेकर आता है और अचानक बाढ़ जैसे हालात बना देता है। उत्तरकाशी में हर साल औसतन 1289 मिलीमीटर बारिश होती है, जिसमें जुलाई सबसे अधिक वर्षा वाला महीना है। असल में यह घटना वर्षों से जमा ढीली मिट्टी, ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के असर और लगातार बारिश के खतरनाक मेल की वजह से हुई है। यहाँ की जमीन पहले से पुराने भूस्खलनों की परतों पर बनी है, जहां हल्की भी बारिश या भूकंप विनाश का कारण बन सकते हैं। यही कारण है कि बिना बादल फटे भी इस बार की बारिश इतना बड़ा संकट बन गई। यूपीएससी की तैयारी का हर दिन कीमती होता है और हर कल की राह आज से ही बनती है। तो क्या आपने प्रतिज्ञा ली है अपने आईएएस सपने को साकार करने की? स्टडी IQ लेकर आया है यूपीएससी लाइव फाउंडेशन हिंदी प्रतिज्ञा बैच 2026, जहां कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, वो भी रणनीतिक गहराई के साथ और सही मार्गदर्शन के साथ। इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ घंटों की लाइव और रिकॉर्डेड कक्षाएं, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और सीसेट का कंप्लीट कवरेज, प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम यानी PRP और MRP डिसिप्लिन के साथ फोकस भी, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, IGP, अंतिम दौर तक स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रीलिम्स में सफल होने पर मिलेगा पूरा फीस वापस। टॉप स्कोरर को मिलेगा 11,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अब तय कीजिए, आप सिर्फ सपना देखेंगे या उसके लिए स्टडी IQ के साथ मिलकर प्रतिज्ञा निभाएंगे। यूज करें कोड अमृत लाइव और पाएं मैक्सिमम डिस्काउंट हमारे गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड बैचेस पर। अगर अब भी कोई सवाल हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या मुझे सीधा मेल करें amrit@studiiq.com पर। यूपीएससी 2026, आपकी प्रतिज्ञा, हमारा मार्गदर्शन। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल है, भारत के फिशरीज सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में फिशरीज सेक्टर केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत का लगभग 75% मछली उत्पादन मरीन फिशरीज से होता है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। भारत ने बे ऑफ बंगाल क्षेत्र में IUU फिशिंग रोकने के लिए क्षेत्रीय योजना को अपनाया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 4, 1 और 2, 3 और 4 या फिर 2, 3 और 4? अगला प्रश्न है, हाल ही में शुरू हुए नेशनल वाटरवे 57 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह कोपली नदी पर स्थित है, जो असम और नागालैंड की सीमा से होकर बहती है। NW 57 असम का पहला फंक्शनल नेशनल वाटरवे है। कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की बाईं ओर मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। कोपली नदी के किनारे रबी फसलों की खेती नहीं की जाती। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही है या है? केवल 1 और 2, केवल 1, 3 और 4 या फिर केवल 3 और 4? अगला प्रश्न है, शारदा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? इसका विकास 8वीं 9वीं शताब्दी ईस्वी के बीच कश्मीर क्षेत्र में हुआ माना जाता है। यह लिपि केवल कश्मीर तक ही सीमित रही है और इसका कोई प्रमाण भारत के बाहर नहीं मिला। यह ब्राह्मी लिपि परिवार का हिस्सा है और मुख्यतः संस्कृत भाषा के लेखन में प्रयुक्त होती थी। शारदा लिपि का नाम किसी प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के नाम पर पड़ा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 3 और 4, केवल 2 और 4, केवल 1 और 2 या फिर सभी? सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण मुआवजा लगाने का अधिकार केवल अदालत के आदेश से मिलता है। पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का अर्थ है जिसने प्रदूषण किया वही नुकसान की भरपाई करेगा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केवल वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए गठित किया गया था। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी का कार्य करते हैं। विकल्पों में से सही कथनों को चुनना है। केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 या फिर केवल 1 और 3? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेज INF संधि के बारे में सही है? यह संधि अमेरिका और रूस के बीच 2010 में हुई थी। इसका उद्देश्य समुद्री परमाणु हथियारों को नष्ट करना था। अमेरिका के बाहर निकलने के बाद यह संधि कमजोर पड़ गई। यह संधि केवल क्रूज मिसाइलों पर लागू होती थी। अगला प्रश्न है, भारत में बायोफोर्टिफाइड आलू को बढ़ावा देने का मुख्य मकसद क्या है? आलू की पैदावार को दोगुना करना, किसानों की आय को बढ़ाना, आयरन की कमी और छुपी हुई भूख को कम करना, आलू में अधिक पानी संग्रहित करना?
अगला प्रश्न है, भारत की न्याय प्रणाली में कोल्यूसिव लिटिगेशन से जुड़े कथन को सही रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह वह स्थिति होती है जहां दोनों पक्ष वास्तव में एक दूसरे के खिलाफ कानूनी रूप से लड़ते हैं। इसमें न्यायालय को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का अंदेशा नहीं होता। इसमें दोनों पक्ष आपसी मिलीभगत से कोर्ट को गुमराह करके लाभ कमाने की कोशिश करते हैं। अदालतें ऐसे मामलों में कोई स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के कार्यों और हाल की पहलों से संबंधित हैं? कॉमन हेरिटेज फंड का उद्देश्य समुद्र से होने वाले आर्थिक लाभ को समान रूप से बांटना है। डीप सी बायो बैंक इनिशिएटिव डीबीआई केवल जैविक विविधता के संरक्षण तक सीमित है। एरिया 2030 पहल अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र की उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग पर केंद्रित है। आईएसए केवल खनन संबंधी परमिट जारी करने का कार्य करता है, न कि पर्यावरणीय संरक्षण का। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर केवल 1, 2 और 3। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल आपको स्क्रीन पर पिछले हफ्ते पूछे गए सवालों के जवाब के साथ छोड़ जा रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते जो मैंने सवाल पूछे हैं उनके जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अगर आप इस बुलेटिन की पीडीएफ हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ मिलती है। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। रक्षाबंधन की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। Thank you.